नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जैन आप सभी का डीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम यहां पर देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि वर्णमाला संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलम्ब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला को समझें उससे पहले दोस्तों एक बार हम भाषा के बारे में समझ लें। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। दोस्तों, भाषा की जो सार्थक इकाई है उसे वाक कहते हैं। और वाक से छोटी इकाई उपवाक होती है। और उपवाक से जो छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है पदबंध। और दोस्तों, पदबंध से छोटी इकाई होती है पद या शब्द। दोस्तों, पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर अक्षर से जो छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि या वर्ण कहते हैं। दोस्तों, वर्ण अर्थात क्या कि जिसका खंड न किया जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सकें, उसको दोस्तों वर्ण कहते हैं। दोस्तों, आज हम इसी ध्वनि या वर्णमाला के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चार्ट के माध्यम से इन संपूर्ण जानकारी को समझते हैं। दोस्तों, जो वर्ण होता है वो भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण का हम दोस्तों यहाँ पर खंड नहीं कर सकते, इसका हम भेद नहीं कर सकते। वर्ण जो होता है, जैसे कि दोस्तों आ है, ई है, ऊ है, तो इनका हम खंड नहीं कर सकते और इनका हम भेद भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जो वर्णमाला है वो क्या है। दोस्तों, अब हम वर्णमाला के बारे में समझते हैं। वर्णमाला जो है, जो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है या समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसी वर्णमाला को दो प्रकार से समझते हैं, एक तो स्वर के माध्यम से, एक व्यंजन के माध्यम से। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर स्वर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो स्वर होता है वो दोस्तों स्वतंत्र होता है और इसके उच्चारण में किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती, न ही यहाँ पर व्यंजन की सहायता ली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम उच्चारण की बात करें, उच्चारण के माध्यम से देखें तो दोस्तों स्वर 11 होते हैं। और अगर हम लिखित भाषा की बात करें, लिखित रूप से अगर बात करें दोस्तों, तो स्वर 13 होते हैं। तो उसमें 13 कौन से होते हैं, 11 कौन से। दोस्तों, जो लास्ट के अम और आ होते हैं उनको हटा दिया जाता है, तो फिर उच्चारण के हिसाब से 11 हो जाते हैं। और दोस्तों, लिखित की अगर बात की जाए तो दोनों को जोड़ लिया जाता है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ लिया जाता है, तो दोस्तों 13 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो स्वर कितने होते, तो आपको सिर्फ 13 ही लिखना है दोस्तों, आपको 13 के अलावा और कुछ नहीं लिखना। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें अब स्वर के जो भेद हैं उसको एक बार समझते हैं। एक इसमें ह्रस्व दिया है, एक दूसरा दीर्घ दिया है। तो दोस्तों, जो ह्रस्व है अर्थात मतलब छोटा, और दीर्घ माने कि बड़ा, यानी ह्रस्व माने जैसे कि आ, ई, उ, री, इनको ह्रस्व कहा, यानी कि जो चार वर्ण हैं इनको यहाँ पर ह्रस्व कहा गया है। अब दोस्तों, दीर्घ कैसे कहा है, तो दीर्घ दोस्तों जैसे कि आ, आई, औ, ए, आई, ओ, औ, इनको यहाँ पर दोस्तों दीर्घ कहा है ना। तो ह्रस्व और दीर्घ, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर स्वर के दो भेद हो जाते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों, जो व्यंजन होता है वो परतंत्र होता है दोस्तों, स्वतंत्र नहीं होता। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। वो जब स्वरों को उच्चारण किया जाता है तो उस समय किसी भी अन्य स्वर की या व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन दोस्तों, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तब वो दोस्तों उस समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे दोस्तों ऐसे हम का बोलते हैं, ये क्या है, का। तो दोस्तों, का के उच्चारण में दोस्तों आ का संयोग होता है, यानी कि जो स्वर होते हैं दोस्तों वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर व्यंजनों की बात आए दोस्तों तो व्यंजन परतंत्र होते हैं। तो दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, इस जो अभी हमने ऊपर ये यहाँ पर जो भेद किए थे स्वर के ह्रस्व और दीर्घ, तो इसमें ह्रस्व में चार आ, ई, उ, री, ये चार हैं। और दीर्घ में दोस्तों आ, आई, औ, ए, आई,
ओ औ, इस प्रकार से यहाँ पर ये है दोस्तों। फिर इसमें भेद और बताए गए हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें कि अनुस्वार किसको कहा है, तो दोस्तों अनुस्वार जो है वो आ को कहा गया है, ये इस आ को। और उसके बाद दोस्तों फिर इसमें विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग, ये पीछे इसमें इस तरह से यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो व्यंजन के भेद किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से किए गए हैं। देखिए दोस्तों, स्पर्श के माध्यम से अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। तो दोस्तों जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो यहाँ पर हैं, देखो दोस्तों, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो दोस्तों का वर्ग है उसमें का, खा, गा, घा, आड़ा आ जाता है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, यहाँ आ जाता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ना आ जाता है। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आ जाता है। और प वर्ग में दोस्तों पा, फा, वा, भा, मा आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्पर्श वर्ण है। अब दोस्तों अंतस्थ की अगर बात करें तो दोस्तों अंतस्थ जो वर्ण है वो या, रा, ला, वा है। और ऊष्म की अगर बात करें दोस्तों तो श, 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 हा, इस प्रकार से यहाँ पर ऊष्म वर्ण। दोस्तों आगत वर्ण जहाँ पर दो लिख रखे हैं, जा और फा, और संयुक्त वर्ण जो हैं वो छात्र, ज्ञा और शा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 3 ये लिख रखे हैं। दोस्तों स्वरों की संख्या की बात की जाए तो उच्चारण के हिसाब से 11 हैं, और लिखित की अगर बात की जाए दोस्तों तो 13 आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अनुस्वार, विसर्ग, आयुग्मा, यानी कि अम, हा, अम को दोस्तों अनुस्वार कहा जाता है, और विसर्ग यानी कि हा को विसर्ग कहा जाता है, और इन दोनों को दोस्तों, इन दोनों को आयुग्वाह कहा जाता है। अब दोस्तों कुछ और जो महत्वपूर्ण इसमें है उसको हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें छात्र, ज्ञा और शा, इन तीनों को, ऋषि है, इसको हम इन तीनों को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, जो शा होता है यानी कि जो छतरी वाला छा होता है, तो वो किससे मिलके बनता है दोस्तों। तो ये छतरी वाला जो छा होता है वो दोस्तों का और शा से मिलकर, का और प्लस शा से मिलकर बनता है दोस्तों। जो त्रा होता है वो ता प्लस रा दोनों से बन के त्रा का उच्चारण होता है। उसके बाद दोस्तों जो ज्ञा होता है वो जा प्लस या, इन दोनों से मिलकर ज्ञा बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जो लास्ट में ऋषि वाला श होता है वो किससे बनता है दोस्तों। वो इन दोनों से मिलकर बनता है, किन किन से दोस्तों, शीटी वाले शाह से प्लस रा से, इन दोनों से इसका उच्चारण होता है। और दोस्तों अगर अतिरिक्त वर्ण की अगर हम बात करें दोस्तों, अड़ा, ओड़ा, इन दोनों, ये दोनों को यहाँ पर अतिरिक्त वर्ण कहा है, यानी कि अड़ा और डा, इन दोनों को यहाँ पर अतिरिक्त वर्ण कहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्णमाला से कुछ संबंधित चीज़ें थी। चलिए दोस्तों अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन एक बार उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक बार वर्णमाला को देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था बीच में जब हम समझ रहे थे उस समय कि हिंदी की भाषा की सबसे छोटी का की अगर बात करें दोस्तों तो ध्वनि या वर्ण होती है, और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। और इन्हीं वर्णों का जो व्यवस्थित करने का जो समूह होता है उसको दोस्तों वर्णमाला कहा। और हिंदी में अगर दोस्तों उच्चारण के आधार पर देखें दोस्तों तो वर्ण 45 होते हैं, और इनमें दोस्तों स्वरों की संख्या दोस्तों 10 होती है, और व्यंजन इसमें 35 होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर लेखन की अगर बात करें तो दोस्तों लेखन के हिसाब से यहाँ पर 52 वर्ण होते हैं, यानी कि इसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, और इसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके फिर भेद कितने किए गए थे दोस्तों, इसके भेद 2 प्रकार से किए थे, स्वर और व्यंजन के माध्यम से। दोस्तों हमने ये तो समझ ही लिया था कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इसको समझ लिया था, और हमने व्यंजन को भी भली भांति समझ लेते कि व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों अब जो वर्णमाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको ज़रूर हम एक बार यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी को भली भांति पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसका हम खंड नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को
वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो श है वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और दोस्तों अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो दोस्तों यारालावा का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अरबी और फारसी जो भाषा है उसकी जो ध्वनियाँ आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है? तो दोस्तों मूलतः हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो उच्चारण स्थान वाली बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर प्रश्न है तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। कंठ के द्वारा घा का उच्चारण किया जाता है। छावर्ण का, छावर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों छावर्ण जो है आप सभी को पता है कि छावर्ण जो है वो का और शा के माध्यम से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है? आप सभी को पता है कि अगर हम उच्चारण के हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो 11 है, और अगर लेखन के हिसाब दोस्तों देखें तो वहाँ पर 13 का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों आप सभी को पता है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको आकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या उच्चारण के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर 33 दे रखी है, लेकिन लेखन के हिसाब से बात करें दोस्तों तो वहाँ पर 35 आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? दोस्तों तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि जो तालव्य होता है वो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न देख, अंतिम प्रश्न, यारालावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों जो यारालावा होते हैं दोस्तों वो अंतस्थ जो वर्ग है उसके व्यंजन आते हैं। दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।